press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का सेट 1 और ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो पहला है आपका, ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा देखिए, चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे चलते हम लोग। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखिए आपका एक ये आरेख खींचा हुआ है और इसके बारे में मैं बताता हूँ कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बना है। यहाँ पे देख लीजिए। आगे चलते हम लोग। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दें। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लों तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है, देख लीजिए। और यहाँ पे दूसरा एक है जिंक ऑक्साइड, एक अन्य उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आगे चलते हैं। पीत का क्या कार्य? तो पाचक पीत का कार्य खाए हुए द्रव्य को अपनी स्वाभाविक उष्णता से पाचन और रस, मूत्र और मल को पृथक करना है। आगे चलते हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण दें तो देख लेते हैं। एक समुदाय में जीवित जीवों का क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाद्य ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए उपभोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। दूसरा, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है जो एक घास के मैदान में संचालित होती है। जैसे घास उत्पादक हो गया हिरन, शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। तो घास, हिरन क्या करता है? घास को खाता है। और हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। आगे चलते हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे। पहले हाइड्रा का देख लेते हैं। बर्डिंग अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसके बाद हाइड्रा होता है। इस प्रकार के दौरान एक उभार बनता है जिसे कली के रूप में जाना जाता है। यह एक वयस्क के रूप में विकसित होता है। परिपक्व होने के बाद यह मुख्य भाग से अलग हो जाता है। राइजोपोस्ट देख लेते हैं। वे बीजाणु के निर्माण से प्रजनन करते हैं जो अलैंगिक प्रजनन है। कवक के शरीर में कवक तंतु होते हैं और यह बीजाणु धानी में विकसित होता है। तीसरा, स्पेरोनिज्म एक सूजी हुई संरचना है जिसमें बीजाणु होते हैं जो फिलामेंट्स की नोक पर स्थित होता है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके दोष देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की क्षमता का अत्यधिक होना। दूसरा देखते हैं, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब इसका निवारण भी देख लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। आगे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसे एफ कहते हैं वो -18 सेंटीमीटर है। बीम की दर्पण की दूरी है यू यानी -27 सेंटीमीटर। बीम का आकार है आपका +7.0 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना। तो दर्पण के सूत्र का प्रयोग करते हुए, दर्पण का सूत्र क्या है आपका? 1/b + 1/u = 1/f। देखिए उसके बाद 1/b = 1/f - 1/u है। देखिए उसके बाद हम लोग माइनस किए इसको तो कितना है? -1/54। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b = -54 सेंटीमीटर है। तो फिर देखिए प्रतिबिंब की दूरी b = -54 सेंटीमीटर है। अतः पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर दर्पण की ओर रखा जाए तथा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है। H' = -b/u। तो आवर्धन क्या है आपका? m जो है तो H' = क्या? hb/u है। यानी इसको देखिए -7 × -54 बटा में 27 माइनस कैंसिल आउट हो गया। 27 दूनी 54 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो H' कितना हो गया? -14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से दुगना है। आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे? उदाहरण से समझिए। देखिए
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया के सूत्र देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया के सूत्र देख लीजिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। मेंडेलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया, तो देख लेते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान दिया गया। दूसरा, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया। आगे चलते हैं। इस सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक निरूपित स्थान न होना। अब इसका आवर्त सारणी से किस प्रकार इसको दूर किया गया आधुनिक आवर्त सारणी से, उसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन विरुद्ध धनात्मक तत्व है, अतः इसे प्रथम आवर्त एवं प्रथम समूह में रखा गया। उसके बाद तत्वों को परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर तत्व के सभी समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। साथ ही अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले आ गए थे स्वतः संशोधन हो गया। उत्कृष्ट गैस को 18 वर्ग में रखा गया। वर्ग 8 में 3 तत्व थे, वे परमाणु संख्या के आधार पर स्वतः अलग अलग समूह में चले गए। आगे चलते हैं। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण, तो क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। आगे चलते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझिए। देखिए दोहरा परिसंचरण, देखिए विऑक्सीजनेट रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं आलिन में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां आलिन सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो वो यह विऑक्सीजनेट रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहाँ पर गैसों को विनिमय होता है। यहाँ यह रक्त ऑक्सीजनेट होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं आलिन में आ जाता है। जब बायां आलिन सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनेट रक्त बाएं निलय में आता है। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। आगे चलते हैं। ये आपका मानव हृदय का काट दृश्य है, देख लीजिए। आगे चलते हैं। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार विऑक्सीजनित रक्त के रूप में। अब ये और इसी को दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। महत्व भी इसका जान लेते हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठों में मिलकर बना है। इसके ही कारण से हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिका व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है। आगे चलते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। पहला पंप चलाने के लिए, दूसरा बिजली उत्पादन के लिए, तीसरा पानी गर्म करने के लिए, चौथा सोलर कुकर का खाना बनाने के लिए, पांचवा बिजली संग्रह करने के लिए। आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो देख लेते हैं हम लोग। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है, यानी प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती है किसके, एल के। आगे चलते हैं हम लोग। चालक की मोटाई यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी ए, यानी चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, यानी चालक का प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती है 1/a के। आगे चलते हैं। चालक पदार्थ की प्रकृति। अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है जो कि उनकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी P पर निर्भर करता है, यानी R बराबर P L में A हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक P अनुपात स्थिरांक और P परिचालकता कहते हैं, P परिचालकता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और दूसरा 1 ओम होगा। तो देख लेते हैं। पहला देखिए, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका R1 R2 R3, तो आपका 11 ओम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तुल्य प्रतिरोधों का मान सबसे कम होना संभव है जबकि सभी प्रतिरोधों को समानांतर में संयोजित किया जाए। तो देखिए जब करेंगे तो आपका R1 R2 R3 को ऐड करेंगे,
1/2, 1/3, 1/6 अगर करेंगे तो उसके बाद लघुत्तम लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a कॉम आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं। डायनेमो क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सिद्धांत देख लेते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्तित धारा में परिवर्तित करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनरेटर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। पहले सिद्धांत देख लेते हैं। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जनित के कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। आगे देखिए, ये डायनेमो का पिक्चर है, इसके से रिलेटेड देखिए आपको हमको देखना। देखिए आगे चलते हम लोग। बनावट। विद्युत जनित में एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 एवं R2 विलयों से जुड़ा होता है। विभक्त विलय R1 ब्रूस B1 से तथा विभक्त विलय R2 ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। दोनों ब्रूसों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। क्रियाविधि देख लेते हैं इसका। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है और आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्तित धारा जनित कहलाती है। देखिए ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। देखिए यहाँ N2H2 यानी NH3, तो इसमें क्या क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 3H2 नहीं है और ये इसके बाद क्या बनेगा 2NH3 बनेगा। देखिए दूसरा देखिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 है, इसको भी संतुलित करना, तो यहाँ क्या है 3Fe होना चाहिए और यहाँ 4H2 होगा, उसके बाद ही हो Fe2O4 प्लस 4H2 होगा। आगे देख लीजिए NaCl प्लस AgNO3 यानी AgCl प्लस NaNO3, इसको भी संतुलित करना। देख लीजिए सब इसमें सबका सब सही है, NaCl प्लस AgNO3 और बाद में AgCl प्लस NaNO3 ही होगा। H2 प्लस Cl2 या और HCl बना रहा है तो H2 प्लस Cl2 ठीक है यहाँ पर, लेकिन 2HCl बना रहा है क्योंकि दो हाइड्रोजन भी दो है और क्लोराइड भी दो है। ठीक है, आगे चलते हैं। Mg प्लस HCl, तो MgCl2 प्लस H2, तो इसमें क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पे 2HCl नहीं है और यहाँ पे क्या है सही है, यहाँ पे देख लीजिए आप MgCl2 प्लस H2 ही होगा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का मानसिक चित्र बना है, तो ये मनुष्य का यहाँ पे मनुष्य होना चाहिए था, यहाँ पे मनुष्य हो गया है, यहाँ पे मनुष्य होना चाहिए था, ये वाला यह कर लीजिएगा आप लोग। मनुष्य पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना है। ठीक है, तो ये आपका चित्र है, देख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हम लोग। मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझे, तो मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता है ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग में संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नर है, नर के पास आपका XX है और मादा के पास क्या है आपका, नर के पास, सॉरी माफ करिएगा, नर के पास XY है आपका और मादा के पास क्या है XX है। ठीक है, तो आगे देखिए इसको। देखिए अब कैसे लिंग निर्धारण होता है। मान लीजिए आपका पुरुष का कभी X आ सकता है तो कभी Y आ सकता है। ठीक है, लेकिन मादा का हमेशा X ही आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पुरुष का X आया और मादा का X आया तो आपका मादा का जन्म होगा, और मान लीजिए पुरुष का Y आया और मादा का X हमेशा आएगा
तो आपका XY आ गया, तो इसमें आपका नर का जन्म होगा। ठीक है, तो ये आपका 19 का 19 क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।